ये कहानी रामपुर नाम के गांव की है, जहां माधव अपने परिवार के साथ रहता था। माधव गांव के चौपाल पे हर रोज पाव भाजी का ठेला लगाता था। तेल की खुशबू, गर्म तवे की सिसकारी और माधव की आवाज सबको भाती थी। ग्राहक लाइन में हमेशा लगे रहते थे। सारी सब्जियां, मसाले और मक्खन तैयार रहते थे, लेकिन माधव का मक्खन लगाने का तरीका अलग था। मतलब लोगों को दिखाने के लिए एक मक्खन का टुकड़ा लेता, लेकिन लगाता आधा ही था। एक दिन माधव राजू से कहता है, सुनो, ग्राहकों के सामने दिखाना ज्यादा मक्खन लेकिन लगाना कम। लेकिन भैया, इतने कम मक्खन से स्वाद नहीं आएगा। तू मुझे मत समझा, बिजनेस कैसे चलाते हैं। तब राजू चुप हो जाता है। कुछ देर बाद माधव के ठेले पे एक बूढ़ी औरत आती है। बेटा, एक प्लेट पाव भाजी कम मिर्च की देना, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। अरे दादी, आपके लिए तो मक्खन डबल लगेगा। माधव ने दिखाने के लिए मक्खन का टुकड़ा उठाया, पर जब तवे पर डाला तो आधा गायब कर देता है। दादी ने एक कौर खाया और धीरे से कहा, बेटा, पहले जैसी खुशबू नहीं आ रही है, इसका स्वाद भी थोड़ा अलग है। अरे दादी, आपकी उम्र के साथ नाक भी कमजोर हो गई है। दादी चुप होकर खाने लगी और राजू के चेहरे पर दुख था। कुछ महीने में माधव बहुत पैसे बचाने लगा, क्योंकि वो सस्ता तेल और बासी सब्जियां बाजार से खरीदता और उससे पाव भाजी बनाता और दाम बढ़ा देता था। माधव की दुकान पे ग्राहक तो आते थे, लेकिन अब धीरे धीरे शिकायतें आने लगी थी। माधव भैया, आज भाजी में स्वाद नहीं है। अरे साहब, आपकी तबीयत खराब होगी। भैया, आज के पाव आपने बहुत करारे बना दिए हैं। बहन जी, आप ही देर से आई हो। धीरे धीरे माधव की आवाज में चिड़चिड़ापन आने लगा। एक दिन दुकान बंद करने के बाद राजू कहता है, माधव भैया, बड़े लोग कहते हैं लालच से बरकत नहीं होती। खाने की चीज में मिलावट ठीक नहीं। लोग आप पर भरोसा करते हैं। तू मुझे मत समझा, बिजनेस कैसे चलाते हैं। तू मेरे पास नौकरी करता है तो तू बस काम करने से मतलब रख। माधव दुखी होकर चला गया। अगले महीने एक नया ठेला खुला, शंकर की असली मक्खन वाली पाव भाजी। शंकर सादी सी मुस्कान वाला मेहनती आदमी था। उसके तवे से असली मक्खन की खुशबू दूर दूर तक जाती थी। पहली ही दिन लंबी लाइन लग गई। सारे लोग शंकर की पाव भाजी की तारीफ करने लगे। लोग कहते, शंकर के हाथ की पाव भाजी की बात ही अलग है। माधव शंकर की दुकान पर लगी भीड़ को देखकर परेशान हो गया और शंकर से कहता है, तुम कौन हो भाई, तुमने मेरे ही सामने अपनी दुकान खोल दी। तुम तो मेरी दुकान को ही बंद करने आ गए। माधव भाई, भीड़ बड़ी है, सबका चलता है, आपका भी चलेगा और मेरा भी। लेकिन माधव के लिए ये बात जहर की तरह थी। माधव ने गलत तरीके अपनाने शुरू कर दिए। माधव अफवाहें फैलाने लगा कि शंकर मिलावटी वाला मक्खन इस्तेमाल करता है और बच्चों को पैसे देकर लाइन खड़े करवाने लगा ताकि भीड़ लगे। एक दिन शंकर ने माधव को रंगे हाथ पकड़ लिया। तब शंकर ने माधव से कहा, माधव, तुम मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हो? ये मेरी जगह है, यहाँ सिर्फ मेरा काम ही चलेगा। माधव, ईमानदारी से चला हुआ काम ही टिकता है। बकवास मत करो। अगले दिन एक फेमस फूड ब्लॉगर आती है। उसका नाम मोना था। मोना पहले शंकर की पाव भाजी के ठेले के पास जाती है और शंकर से कहती है, भैया, एक प्लेट पाव भाजी देना और इसे थोड़ा सा स्पाइसी बनाना, टेस्टी। ठीक है। तभी मोना ने प्लेट में से एक कौर खाया और शंकर से कहती है, अरे वाह शंकर भैया, आपने तो ये पाव भाजी बहुत टेस्टी बनाई है। जैसे मैंने कहा था वैसे ही आपने बिल्कुल बनाया है। धन्यवाद बहन जी। पाव भाजी खाने के बाद मोना माधव के ठेले के पास जाती है और माधव से कहती है, भैया, एक प्लेट पाव भाजी देना और इसे थोड़ा सा स्पाइसी बनाना, टेस्टी। ठीक है।
तब मोना प्लेट में से एक कौर खाती है और कहती है। ये क्या है, इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। तब माधव कहता है। मैडम, आपकी तबीयत खराब होगी इसलिए आपको स्वाद नहीं आ रहा है। माधव की बात को सुनकर मोना उस वक्त वहां से चली जाती है। जाने के कुछ देर बाद मोना पुलिस और गांव वालों के साथ माधव के ठेले के पास जाती है और कहती है। सर, मुझे लगता है कि ये भैया मिलावटी करते हैं पाव भाजी बनाने में, क्योंकि इनके पाव भाजी का स्वाद बहुत ही ज्यादा अलग रहता है। मोना की बात को सुनकर पुलिस सीधा माधव से सवाल करती है। माधव, क्या तू सच में मिलावटी वाला पाव भाजी बेचता है? साहब, बस थोड़ा ही किया है। तूने थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा किया है। तब एक आदमी कहता है। अच्छा, तो इसलिए हमारे पेट में दर्द था। हम सोच रहे थे कि हमारी ही गलती है, हमने ही कुछ गलत चीज खा ली है। तब माधव के ठेले को चेक करते हैं तो सारा सामान मिलावटी का मिलता है। माधव, ये क्या कर रखा है? ये तो ग्राहकों की जान से खेलना है। अब तुम्हारी दुकान 6 महीने के लिए बंद। साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो बस थोड़ा ही मिलाता था। तुमने थोड़ा नहीं बहुत मिलाया है। अपने लालच के चक्कर में तुम्हें कोई माफी नहीं मिलेगी। माधव की दुकान को 6 महीने के लिए सील कर दिया और माधव 6 महीने के लिए बेरोजगार हो गया और लोगों ने माधव से बात करना भी बंद कर दिया और अब लोग शंकर की दुकान पर जाने लगे थे। ये कहानी सुनीता की है, जो अपने मोहल्ले में सुनीता गोलगप्पे वाली के नाम से जानी जाती थी। हर शाम उसके ठेले के पास भीड़ लगी रहती थी। मसालेदार पानी, करारे करारे पूरियां और उसकी मीठी मुस्कान सबको भाती थी। आइए आइए, सबसे बढ़िया गोलगप्पे, बस 5 रुपए में 5। नीता दीदी, आज पानी में कुछ अलग स्वाद लग रहा है। नहीं तो जैसे रोज बनाती हूँ वैसे ही बनाई है। सुनीता ऐसे कहकर रीना को तो उस वक्त भगा देती है और मन में कहती है, सब कुछ इनको क्वालिटी का खिलाने लगी तो मुझे ठेला बंद करना पड़ेगा। इन सब की शक्ल तो है नहीं मेरे हाथ के बने गोलगप्पे खाने की। धीरे धीरे सुनीता का लालच बढ़ता गया। वो सस्ता तेल, बासी पूरी और बचा हुआ पानी फिर से इस्तेमाल करने लगी। लोगों को पता नहीं चलता था क्योंकि स्वाद वही रहता था, लेकिन सेहत वो तो बिगड़ने लगी थी। एक दिन सुनीता के ठेले के पास एक बूढ़ी औरत आती है और कहती है, बेटी, एक गोलगप्पा दोगी? जरूर अम्मा, लेकिन पैसे पहले लूंगी। मेरे पास अभी पैसे नहीं है, कल दे दूंगी तुम्हें। अम्मा, मुफ्त में नहीं मिलता, मेरे ठेले पर सबको पैसे देने पड़ते हैं। पास में खड़ा छोटू कहता है, दीदी दे दो ना, बेचारी लगती है। तो चुप रह छोटू, यह दुनिया मुफ्त की चीज नहीं देती किसी को। बूढ़ी औरत मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है बेटी, लेकिन याद रखना लालच का स्वाद भी कभी कभी जहर बन जाता है। इतना कहकर चली जाती है। अगले दिन अजीब घटनाएं शुरू हो गई। सुनीता जब पानी बनाती उसका रंग बदल जाता, पूरी नरम पड़ जाती और ग्राहक एक एक करके बीमार पड़ने लगे। कुछ देर बाद रीना सुनीता के ठेले पर गुस्से में आती है और कहती है, सुनीता दीदी, तुम्हारे गोलगप्पे की वजह से मेरे बच्चों के पेट में दर्द है और उन्हें बुखार भी है। तब शंकर काका भी कहते हैं, तुमने उस पानी में क्या डाला था जो हमारे बच्चों के पेट में दर्द हो गया है? नहीं नहीं काका, मैंने तो वही पुराना मसाला डाला था। छोटू रोते हुए कहता है, दीदी, तूने कल का बचा पानी फिर से इस्तेमाल किया था ना? सुनीता धीरे से कहती है, हाँ, लेकिन ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। तब कुछ देर बाद बूढ़ी औरत आती है और कहती है, कहा था ना बेटी, लालच का स्वाद जहर बन जाता है। अभी ये ठेला तेरे लिए कभी नहीं चलेगा। सुनीता डरते हुए कहती है, कौन हो तुम? तब बूढ़ी औरत कहती है, मैं उस सच्चाई की छाया हूँ जो हर लालची इंसान का पीछा करती है। ऐसा कहकर सुनीता के आगे से वो गायब हो जाती है और सुनीता का ठेला हमेशा के लिए बंद हो जाता है।